Hello everyone, my name is Manish Kumar Yadav and I'm botany faculty. I have 5 years plus experience. Today in this lecture we are going to discuss a very basic topic but a little bit it is complex. It is DNA fingerprinting which is also called as DNA profiling. तो इस टॉपिक को हम लोग जो है समझने वाले हैं इस लेक्चर में। और ये जो वीडियो है ये हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ये सॉलिडली इंग्लिश में नहीं है। ठीक, तो हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट देखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन से वो नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन से वो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं। देन हम लोग उसके बेसिक स्टेप्स पे आएंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेसिकली कौन से स्टेप्स में कंप्लीट होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब समझ लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसको हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने अभी बोला था, it is also called as DNA profiling. DNA profiling. तो DNA profiling का मतलब क्या होता है? DNA profiling का मतलब होता है कि किसी दो इंडिविजुअल के डीएनए का कंपैरिजन करना ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए। क्योंकि हर एक ह्यूमन का एक अपना यूनिक डीएनए होता है जो कि दूसरे ह्यूमन में नहीं होता है। वो यूनिकनेस को जो कंपेयर करते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब ये कौन सी जगहों पे ऐसा हम लोग कर सकते हैं? फर्स्ट तो अगर किसी भी तरीके का क्राइम सीन हो, है ना, तो क्राइम सीन पे जैसे कि अगर कहीं मर्डर हुआ है तो वहाँ पे सस्पेक्ट्स के डीएनए का मैचिंग किया जाता है। जो डीएनए हमें जो क्राइम स्पॉट है वहां से मिलता है, उसका सस्पेक्ट के डीएनए के साथ मैचिंग किया जाता है। अगर ये मैच कर जाता है तो हम लोग क्रिमिनल्स को इससे पकड़ सकते हैं। एंड सेकेंड जो होता है ये जब हम लोग ये चेक करते हैं कि पैटर्नल कोरिलेशन ऑफ फादर एंड सन, पैटर्नल कोरिलेशन ऑफ फादर एंड सन। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस बनते हैं जिसमें प्रॉपर्टीज वगैरह को लेकर के कंट्रोवर्सीज होते हैं, तो वहाँ पे फादर एंड सन के पैटर्नल जो कोरिलेशन है उसको चेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये सारे जनरल एप्लीकेशंस हैं, और भी एप्लीकेशंस हो सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, बट मेरा या फिर हमारा जो मेन मोटो रहेगा इस वीडियो का, वो हम लोग इसका बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं कि वो कैसे किया जाता है। यहाँ पे फिंगरप्रिंटिंग का फिंगरप्रिंट से लेना देना नहीं है। फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पे इन द सेंस है कि हर एक ह्यूमन का एक अपना डीएनए होता है जो कि यूनिक होता है, एंड उसको हम लोग फिंगरप्रिंट से समझ सकते हैं, क्योंकि हर एक ह्यूमन का फिंगरप्रिंट भी यूनिक होता है, वो दूसरे ह्यूमन के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होता है। उसी तरीके से डीएनए के यूनिकनेस को हम लोग जो है डीएनए प्रोफाइलिंग से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट जनरल साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स है वो समझते हैं। जनरल कॉन्सेप्ट्स कि किस बेसिस पे जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आखिरकार किया जाता है। तो सबसे पहली चीज आती है कि ह्यूमन डीएनए की अगर हम लोग बात करते हैं, ह्यूमन जीनोम जिसको बोलते हैं, जब भी हम लोग जीनोम वर्ड यूज करते हैं तो मेनली हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए को ही कंसीडर किया जाता है, जो कि होता है ऑलमोस्ट 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स में डीएनए के लेंथ को काउंट करते हैं, सबको पता है। एंड अगर यही डिप्लॉयड कंटेंट होता, ह्यूमन डीएनए का डिप्लॉयड कंटेंट होता, तो वहाँ पे 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता। इसको जनरली हम लोग 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर लिख देते हैं। 3.3 कंसिडर नहीं किया जाता जनरली, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में भी मेंशन है ये चीज कि जैसे ही हम लोग ह्यूमन जीनोम का, जो कि गैमेट के पर्टिकुलरली डीएनए की बात करते हैं, अगर उसका डेंसिटी डिपेंडेंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है तो उसमें अगर जो हम लोग बात करते हैं कि ग्राफ बनता है,
तो इस ग्राफ में क्या हम लोग करते हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डेंसिटी डिपेंडेंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है डीएनए का डेंसिटी डिपेंडेंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी डिपेंडेंट सेंट्रीफ्यूगेशन, सेम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक हम लोग यूज करते हैं मिचेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट, जो कि बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए को प्रूव करने के लिए 1958 में मिचेल्सन एंड स्टाहल ने सेम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज किया था, सीजियम क्लोराइड का यूज किया था। तो अगर हम लोग डेंसिटी डिपेंडेंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज करके डीएनए को देखते हैं तो यहाँ पे बेसिकली दो पिक्स इस तरीके से दिखाई देते हैं। मतलब ये स्मॉल पिक्स बहुत सारे हो सकते हैं, बट मैं एक लार्जर पिक एंड एक स्मॉलर पिक आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो लार्जर पिक आता है ये इसको हम लोग बल्क डीएनए बोलते हैं, बल्क डीएनए। एंड ये जो स्मॉलर पिक आता है इसको हम लोग सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। ठीक, तो ये जो बल्क डीएनए होता है बेसिकली ये ऑलमोस्ट हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि इस लार्जर पिक है तो डीएनए का ऑलमोस्ट 99.9% होता है। एंड सैटेलाइट डीएनए जो यहाँ पे कंसीडर करते हैं वो है 0.1%। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर ग्राफ का अगर हम लोग मीनिंग निकालें, रेफरेंस जो इन्फ्रेंस है वो निकालें, तो इसका मीनिंग ये है, मीनिंग हम लोग इस ग्राफ का ये समझते हैं कि ऑलमोस्ट जो 99.9% डीएनए है ह्यूमन का वो सेम है सारे ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है, 99% डीएनए इज सेम इन ऑल ह्यूमंस, ठीक है, सारे ह्यूमंस में 99.9% डीएनए सेम होता है। एंड ये जो 0.1% है जिसको हम लोग यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए लिख रहे हैं, 0.1% इज यूनिक इन ऑल ह्यूमंस। ये सारे ह्यूमंस में यूनिक होता है 0.1%। तो मतलब अगर हमें चेक करना है किसी दो ह्यूमंस के डीएनए के यूनिकनेस को पता करना है, डिफरेंस पता करना है, दो ह्यूमंस के डीएनए में डिफरेंस पता करना है, तो डिफरेंस कहां से पता चल सकता है? इस बल्क डीएनए से पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये इसका मास बहुत बड़ा है। ठीक है, और अगर हम लोग इसका सीक्वेंसिंग करने जाएंगे देन इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सीक्वेंस द एंटायर डीएनए, क्योंकि आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा है कि वो कितना लॉन्ग प्रोसेस था, कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था जहां पे डीएनए का सीक्वेंसिंग किया गया था। हालांकि सीक्वेंसिंग के बहुत सारे न्यू टेक्निक्स आ चुके हैं जिसमें इजिली डीएनए का सीक्वेंसिंग किया जा सकता है, बट यहाँ पे जो 0.1% जो यूनिक डीएनए है इसका सीक्वेंसिंग कर पाना, सीक्वेंसिंग नहीं किया जाता है बेसिकली, यहाँ पे कुछ अलग तरीके के मेथड्स का यूज किया जाता है, बहुत इजी मेथड्स का यूज किया जाता है, जिससे हम लोग दो ह्यूमंस के डीएनए के यूनिकनेस से डिफरेंस पता कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे डिफरेंस है। मतलब अगर हम लोग 3 × 10⁹ बेस पेयर्स लिए थे, तो अगर इसका हम लोग 0.1% निकालते हैं, 0.1% 100 आ जाएगा। ठीक, तो 0.1% में ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। ठीक, सॉरी 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 0 नीचे है तो इसको कट करेंगे आप ऊपर वाले से, तो आ जाएगा 3 × 10⁶ बेस पेयर डीएनए जो है, इसमें हमें डिफरेंस पता चलता है। तो जो 3 × 10⁶ बेस पेयर डीएनए है, इसी में हमें पता करना है कि ह्यूमन के डीएनए में डिफरेंस कहाँ पे है। ठीक है, तो एक चीज आपको दिमाग में बिल्कुल सेट करके रखना है कि डीएनए प्रोफाइलिंग में या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कहीं पे भी हम लोग डीएनए का कंप्लीट सीक्वेंसिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर कहीं पे भी सीक्वेंसिंग नहीं कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक ऐसा अप्रोच यूज करने जा रहे हैं जिसमें सीक्वेंसिंग हमें ना करने पर भी दो ह्यूमंस के डीएनए का डिफरेंस पता चल जाए, या फिर अगर एग्जैक्टली मैच हो जाता है देन वही हम लोगों को मैच करना हो तो मैच हो जाएगा। तो ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट कि ऐसे हम लोगों को काम करना है। ठीक, तो अगर हम लोगों को फर्दर सैटेलाइट डीएनए के ऊपर ही काम करना है तो और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं
जिसके बेसिस पे ही हम लोग सैटेलाइट डीएनए को समझ सकते हैं, अदरवाइज सैटेलाइट डीएनए को हम लोग समझ नहीं सकते हैं। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है वो भी हम लोग समझते हैं कि सैटेलाइट डीएनए से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या है। चलिए, तो वो सारी चीजों को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डीएनए का पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म को समझ सकते हैं हम लोग, बट उससे पहले हम लोगों को एक जो पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी मेंशन करता है उसको हम लोग समझते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म तभी समझ में आएगा जब आपको वो जनरल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा दैट इज रिलेटेड टू द पॉलीमॉर्फिज्म। कॉन्सेप्ट बिहाइंड पॉलीमॉर्फिज्म। कॉन्सेप्ट बिहाइंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं म्यूटेशन की, तो म्यूटेशन सभी को पता है कि जो सडन चेंज होता है डीएनए में या फिर सडन चेंज जो होता है जेनेटिक मटेरियल में ड्यू टू सम रीजंस, उसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन से जो जनरली जेनेटिक मटेरियल में चेंज आता है उससे कभी कभी फिनोटाइप चेंज हो जाता है एंड कभी कभी फिनोटाइप नहीं चेंज होता है। फिनोटाइप अगर नहीं चेंज होता है तो उसको साइलेंट म्यूटेशन बोलते हैं। मोस्टली म्यूटेशन जो होता है जनरली फिनोटाइप्स को चेंज करता है, साइलेंट म्यूटेशन के बहुत कम केसेस होते हैं। तो म्यूटेशन जो है बेसिकली ये दो तरीके के सीक्वेंसेस में हो सकता है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेल्स के, जैसे नॉर्मल सेल्स एक ले लेते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्किन सेल, एंड दूसरा हम लोग ले सकते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं जर्म सेल। जर्म सेल एंड स्किन सेल, ठीक। तो अगर हम लोग स्किन सेल की बात कर रहे हैं तो हम लोग बेसिकली एक सोमैटिक सेल ले रहे हैं डीएनए, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा है, मैं ऐसा ही डिस्कस कर रहा हूँ कि जो सोमैटिक सेल है वो स्किन सेल हो सकता है या फिर कोई दूसरा सेल हो सकता है, कोई भी बॉडी के सारे सेल्स हो सकते हैं एक्सेप्ट जर्म सेल, ठीक। तो जो सोमैटिक सेल्स हैं उसमें सारे में डीएनए सेम होगा, सारे में जीन्स सेम होंगे, सेम जीन्स होंगे सारे जगह, जहां जहां पे जीन्स का एक्सप्रेशन का रिक्वायरमेंट है वहां वहां पे उनका एक्सप्रेशन होगा और उस हिसाब से फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स बनते हैं, ठीक। तो अगर म्यूटेशन स्किन सेल में होता है तो वो एक पर्सन के अगर स्किन सेल में हो रहा है या फिर किसी भी सोमैटिक सेल में हो रहा है, तो मैं इसको ब्रैकेट में सोमैटिक सेल लिख दे रहा हूं, तो अगर किसी भी सोमैटिक सेल में कोई म्यूटेशन हो रहा है, सोमैटिक सेल के डीएनए में कोई म्यूटेशन हो रहा है, तो उस पर्सन के साथ ही वो तो मर जाएगा ना, वो आगे कैसे जाएगा, वो आगे नहीं जा सकता है। क्योंकि सोमैटिक सेल में अगर कोई म्यूटेशन हुआ है, स्किन सेल में म्यूटेशन हुआ, लेट से किसी ह्यूमन को कोई पर्टिकुलर डिजीज हो गया किसी म्यूटेशन की वजह से, वो म्यूटेशन इंड्यूस्ड म्यूटेशन हो सकता है, बाहर की वजह से कोई म्यूटेशन हो गया, किसी डाइट की प्रॉब्लम की वजह से, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम की वजह से, या फिर कोई भी एटमॉस्फेयर रिलेटेड इश्यूज, एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज की वजह से म्यूटेशन हो गया, तो वो ह्यूमन जब मरेगा तो उसके साथ ही वो म्यूटेशन चला जाएगा, ठीक है। सो म्यूटेशन विद सोमैटिक सेल डाइज विद human, or we can say it goes with human. Once human dies then it goes with human. एंड वहीं हम लोग अगर जर्म सेल की बात करते हैं तो अगर किसी के जर्म सेल में कोई म्यूटेशन हो जाए तो जर्म सेल वाला म्यूटेशन जो है नेक्स्ट जनरेशन को जा सकता है, ठीक है। सो इफ म्यूटेशन अकर्स इन जर्म सेल्स देन यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, आइदर जर्म सेल में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया है ना, म्यूटेशन की वजह से ड्रास्टिक चेंज आ गया, अब कोई ड्रास्टिक चेंज आ गया म्यूटेशन में तो फिर फर्दर वो नहीं जाएगा, ठीक है। अगर वो ड्रास्टिक चेंज नहीं है, ठीक, बेसिकली अगर वो ड्रास्टिक चेंज नहीं है एंड वो किसी भी तरीके से उस सेल को हार्म नहीं कर रहा है, बेसिकली किसी ना किसी तरीके से इंप्रूवमेंट ही दे रहा है सेल को, जर्म सेल को कंपेटिबिलिटी दे रहा है इन्वायरमेंट के साथ में, तो उसका जो है इनहेरिटेंस हो सकता है, ठीक। सो जर्म सेल में म्यूटेशन जो हो सकता है कैन नॉट, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, मे इनहेरिट और मे नॉट इनहेरिट, मे इनहेरिट और
लिख सकते हैं हम लोग मे नॉट इनहेरिट, 2 केसेस हो सकते हैं। ठीक, तो हमें स्किन सेल पे या फिर सोमैटिक सेल पे बेसिकली फोकस नहीं करना है, हमें फोकस किससे करना है, जर्म सेल पे फोकस करना है। चलिए तो जर्म सेल के ऊपर चलते हैं। तो जो जर्म सेल्स है, जर्म सेल्स जो है, जर्म सेल्स के जो डीएनए है, जो डीएनए है उसमें 2 रीजन्स होते हैं। सभी को पता है डीएनए में 2 रीजन्स होते हैं, आपने ट्रांसलेशन के टाइम पे पढ़ा, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे पढ़ा होगा। देयर आर 2 रीजन्स इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, यूकैरियोट्स ह्यूमंस पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। सो एक्सॉन्स होता है एंड इंट्रॉन्स होता है। एक्सॉन्स जिसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग सीक्वेंसेस, कोडिंग सीक्वेंसेस, एंड इंट्रॉन्स जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। ठीक है, तो जो कोडिंग सीक्वेंसेस होता है बेसिकली आपको पता है कि कोडिंग सीक्वेंसेस से ही प्रोटीन बनता है। कोडिंग सीक्वेंसेस जो होते हैं इन्हीं के एक्सप्रेशन, फर्दर एक्सप्रेशन के बाद, ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनता है। नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस का प्रोटीन से रिलेटेड कोई इशू नहीं होता है। दैट मीन्स फिनोटाइप इसी की वजह से आता है, ये फिनोटाइप देता है, एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जो होता है फिनोटाइप नहीं देता है, फिनोटाइप नहीं देता है। तो अगर कोडिंग सीक्वेंसेस में कोई म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं इफ म्यूटेशन अकर्स इन कोडिंग सीक्वेंसेस, तो यहां पे 2 चांसेस हो सकते हैं। इट कैन बी एक्सेप्टेड, इट कैन बी एक्सेप्टेड, इट कैन बी रिजेक्टेड, इट कैन बी एक्सेप्टेड, इट कैन बी रिजेक्टेड। अब मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ कि इट कैन बी एक्सेप्टेड, इट कैन बी रिजेक्टेड, इसके 2 टिपिकल रीजंस हैं कि अगर म्यूटेशन उस पर्टिकुलर सेल के लिए, उस पर्टिकुलर सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर उसके डेली रूटीन में, डेली वर्क में, फिनोटाइप में किसी भी तरीके का कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं कर रहा है, तो वो एक्सेप्ट हो सकता है, या किसी भी तरीके से हेल्प कर रहा है सेल को, तो वो एक्सेप्ट हो सकता है। बट बेसिकली अगर उसमें ऐसा चेंज आ जाए जिसकी वजह से फिनोटाइप्स अफेक्टेड हो जाए, या फिर बहुत कुछ उससे गड़बड़ हो जाए, तो उसका रिजेक्शन होता है। सो ये इसका चांसेस लेस चांसेस है, एक्सेप्ट होने के चांसेस लेस हैं, एंड इसके रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। देयर आर मोर चांसेस ऑफ रिजेक्शन, more chances of rejection of mutation in the cases of coding sequences। ठीक, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इंट्रॉन्स की, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस की, तो ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स नहीं बना रहा है। इफ म्यूटेशन अकर्स इन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, if mutation occurs in non-coding sequences, then accepted, it is accepted, it is accepted। ठीक है, सो इंट्रॉन्स में बेसिकली जो है जनरली म्यूटेशंस होते हैं, और म्यूटेशंस को एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं बिकॉज इसका कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है उस सेल के लाइफ में। ठीक है, सो अगर हम लोग बोल सकते हैं तो एनसीईआरटी इसके बारे में लिखता है कि जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं उसमें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होने का मतलब पॉलीमॉर्फिज्म म्यूटेशन की वजह से आता है, तो बहुत ज्यादा म्यूटेशन की वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, सो हर एक जनरेशन में कुछ ना कुछ म्यूटेशंस आ रहे हैं, ऐसे ही चलते 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 बहुत सारे जनरेशंस के बाद बहुत सारे म्यूटेशंस का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, सो इन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस too much accumulation of mutations होता है। अब बहुत ज्यादा accumulation हो जाता है mutations का due to many mutations in different generations। ठीक, अब बार बार म्यूटेशंस का जो है इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो आप एक चीज यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर हमें यूनिकनेस पता करना है, यूनिकनेस,
तो कोडिंग सीक्वेंसेस को देख करके पता नहीं चलेगा, यूनिकनेस हमें नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को देख के पता चल सकता है, क्योंकि हर एक ह्यूमन में बहुत सारे एक्यूमुलेशंस होंगे म्यूटेशंस के, कोडिंग सीक्वेंसेस में नहीं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में। ठीक है, कोडिंग सीक्वेंसेस में तो इजीली हम लोगों को पता है मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे रिजेक्ट हो रहा है, तो वहां पे म्यूटेशंस का ज्यादा एक्यूमुलेशन नहीं होगा। अगर वहीं नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस देखते हैं तो हर एक ह्यूमन में अलग अलग जनरेशन में अलग अलग हम लोग बोल सकते हैं अलग अलग लाइन्स में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वहां पे जनरेशन हैं, सब में बहुत ज्यादा म्यूटेशन का एक्यूमुलेशन हुआ है, तो सब में यूनिकनेस तो होगा। और यूनिकनेस कहाँ पे होगा? इंट्रॉन्स में होगा। इसलिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स मोस्टली जो है इंट्रॉन्स के यूनिकनेस के बेसिस पे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग किसका यूज करते हैं? इंट्रॉन्स का यूज करते हैं। बिकॉज वाई? बिकॉज इंट्रॉन्स में जो म्यूटेशंस है उसका एक्यूमुलेशन होता है, क्योंकि इंट्रॉन्स इजिली म्यूटेशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर। पॉलीमॉर्फिज्म, अब पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये डीएनए का ही रिलेटेड टर्म है, पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ डीएनए, पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ डीएनए। एंड पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में आपको पता होगा, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होना, पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, मॉर्फिज्म वर्ड मॉर्फोलॉजी से आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, पॉली मतलब बहुत हो गया। ठीक, तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब डीएनए में जो है डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल वेरिएशंस को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म कहीं ना कहीं जो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से ही हो सकता है। ठीक है, सो एनसीईआरटी बोलती है कि पॉलीमॉर्फिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिक लेवल वेरिएशन, जेनेटिक लेवल वेरिएशन। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? जेनेटिक लेवल वेरिएशन है। ठीक है, रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन है, रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन, रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। अब पॉलीमॉर्फिज्म के बहुत सारे टाइप्स आते हैं। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है, मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड का भी पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जीन के बेसिस पे भी पॉलीमॉर्फिज्म होता है, मतलब वास्ट लेवल के पॉलीमॉर्फिज्म्स हैं। मगर हमें यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म देख लेते हैं एंड एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स का भी पॉलीमॉर्फिज्म देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा, ज्यादा हमें डीप जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं जो है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस बना लेता हूँ डीएनए का, ए जी सी टी टी ए सी जी टी। अब ये मैंने एक सीक्वेंस बना लिया। अब ये सीक्वेंस जो है, ठीक है, ये सीक्वेंस जो है इसमें बस हम मुझे हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। ये सॉरी, इसको जी में रहने देता हूँ। यहाँ पे लेट्स से मैंने ऐड कर दिया सी एंड यहाँ पे ऐड कर दिया टी। ठीक है, तो अगर इन तीनों ही सीक्वेंसेस में आप देखें तो चेंज कहाँ पे है? केवल इस वाले जगह पे है, जी यहाँ पे है, यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे टी आ गया, मतलब टोटल डीएनए सेम है, केवल एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ गया है। इसी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNPS, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स। ठीक, इसके बारे में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी लिखा हुआ है कि मोर देन 1.5 मिलियन लोकेशंस मिले थे जब डीएनए का सीक्वेंसिंग किया गया था, तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मिला था। ठीक है, तो ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये किसका रिजल्ट है? म्यूटेशन का रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? म्यूटेशन का रिजल्ट है। म्यूटेशन जैसे कि हम लोग वहां पे भी पढ़ते हैं, कहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग? प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं कि जब म्यूटेशन होता है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। वहां पे हम लोग फिजिकल एंड केमिकल रीजंस पढ़ते हैं। फिजिकल में यूवी रेज, एक्स रेज वगैरह, केमिकल्स में बहुत सारे केमिकल्स की वजह से म्यूटेशन होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म।
अब पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे आ रहा है, तो पॉलीमॉर्फिज्म से ही जो है हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझते हैं, ठीक है, ऐसे से समझते हैं हम लोग, ठीक। मगर वो हम लोग थोड़ा सा बाद में समझेंगे। ये आपको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मैंने बता दिया। अब मैं इसका डिस्कशन यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इसके बारे में एनसीईआरटी जो है कुछ लिखती है, ठीक है। वो क्या लिखती है वो हम लोग समझते हैं। जैसे ये यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आया है, ये मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड में जो ही चेंजेस आ सकते हैं। मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये था सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे एक ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का म्यूटेशन हुआ है, लार्ज लेवल का पॉलीमॉर्फिज्म है, लार्ज लेवल जेनेटिक वेरिएशन है। अब लार्ज लेवल का जेनेटिक वेरिएशन हो गया। अब ये लार्ज लेवल का जेनेटिक वेरिएशन जो है, इट कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ वी कैन से और different phenotypic character, different phenotype, it can create different type of phenotype, ठीक है। अगर different type का phenotype create कर दिया इसने, तो ये अपने जो नॉर्मल जो जीन है उससे थोड़ा अलग होगा। नॉर्मल जीन लेट से मैं एक ले लेता हूं, ठीक है। नॉर्मल जीन कंडीशन में ले लेता हूं कि हमारे पास जो था, एक फर्स्ट कंडीशन ले लेता हूं, नॉर्मल वाला, फर्स्ट नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। ब्लैक हेयर है, ठीक। एंड ये म्यूटेशन के बाद जो है म्यूटेटेड कंडीशन जो है, ये म्यूटेशन ये वाला जो हुआ लार्ज लेवल का जेनेटिक वेरिएशन, इसके बाद जो है ब्राउन हेयर हो गया, ब्राउन हेयर, ठीक है। तो अगर ये म्यूटेशन के बारे में लिखा हुआ है कि अगर म्यूटेशन का फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज्यादा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो जो है एक टाइप का नया वेरिएंट आ चुका है, वो एक नया वेरिएंट बन चुका है, ठीक है। सो हम लोग उसको बोलते हैं एलील, ठीक। सो एक न्यू एलील जो है, ये म्यूटेशन वाला क्या हो जाएगा, न्यू एलील बना देगा। न्यू एलील तब एक्सेप्ट होता है जब फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन जो है, मतलब सेम टाइप का म्यूटेशन अगर इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, न्यू एलील बन चुका है। 0.01 मतलब हो गया कि 100 में से 1, ठीक है, से ज्यादा हो जाए, ठीक है। मतलब 100 में से अगर 1 हो रहा है तो इसको हम लोग नहीं बोलेंगे। 100 में से लेट से 3 लोगों को सेम प्रॉब्लम हो गया, कि मतलब 3 लोगों का ब्राउन हेयर हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं न्यू एलील का इंट्रोडक्शन हो चुका है ड्यू टू म्यूटेशन। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो मेजर सिनेरियो जो है हम लोग वो कहाँ पे देखते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में देखते हैं। वहीं पे हम लोग सीक्वेंसेस को जो है कंपेयर करते हैं, डिफरेंसेस को कंपेयर करते हैं, दो ह्यूमन के डीएनए के डिफरेंसेस को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं बेसिकली कि जो रेपिटेटिव डीएनए है वो क्या होता है। ओके, सो अभी हम लोग समझेंगे व्हाट इज रेपिटेटिव डीएनए। रेपिटेटिव डीएनए, सो अगर रेपिटेटिव डीएनए की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो डीएनए में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, उसका बार बार रिपीट होना इज़ नोन एज रेपिटेटिव डीएनए, ठीक। सो जैसे हम लोग एक डीएनए बना लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग एक डीएनए बना लिए हैं, ये इसमें 5 प्राइम एंड है, इसमें 3 प्राइम एंड है, ठीक। इसमें एक सीक्वेंस है AGTC।
इस सीक्वेंस का बार बार रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस सीक्वेंस का यहाँ पे बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर डीएनए को हम लोग, जहाँ पे इसका सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग रेपिटेटिव डीएनए बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेपिटेटिव डीएनए, ठीक। सो ये डीएनए लेट्स से ह्यूमन ए का है, दिस इज़ द डीएनए ऑफ ह्यूमन ए। एंड एक दूसरा ऐसा ही डीएनए होगा जिसमें हम लोग और ले लेते हैं, ये है डीएनए ह्यूमन बी का। दिस इज द डीएनए ऑफ ह्यूमन बी। अब यहाँ पे देखें, दो ह्यूमंस का डीएनए है एंड इसमें आपको साइज़ का डिफरेंस मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि रिपीटेटिव डीएनए बस उतने ही रीजन्स में प्रेजेंट है। डीएनए का साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, बस रिपीटेटिव डीएनए का जो नंबर ऑफ रिपीटेशन है, जिसको हम लोग कॉपी नंबर बोलते हैं, वो अलग अलग है, ठीक। जैसे यहाँ पे ये सीक्वेंस 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीट हुआ ह्यूमन ए में, वहीं ह्यूमन बी में 1 2 3 टाइम्स ये सेम सीक्वेंस रिपीट हुआ है, ठीक है। सो रिपीटेटिव डीएनए का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस का बार बार रिपीट होना। उस पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डीएनए को, उस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए को रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं, ठीक। एंड ऐसा ही सेम सीक्वेंस दूसरे ह्यूमंस के डीएनए में भी प्रेजेंट होगा, बट उसमें कॉपी नंबर अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पे इस ह्यूमन ए में जो कॉपी नंबर है वो है 5, कॉपी नंबर इज़ 5, एंड ह्यूमन बी में जो कॉपी नंबर है वो है 3 टाइम्स सेम सीक्वेंस रिपीट हुआ है। बस इसी चीज़ को जो है चेक करके जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है, ठीक। अगर लेट्स से जो पर्टिकुलर सस्पेक्ट का जो सैंपल मिला है किसी क्राइम सीन से, क्राइम सीन का एक सैंपल और सस्पेक्ट का सैंपल, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, अगर दोनों का कॉपी नंबर मैच हो रहा है दैट मीन्स ये वो जो सस्पेक्ट है वही क्रिमिनल है, ऐसे पकड़ा जाता है, ठीक। तो ये जो रेपिटेटिव डीएनए होता है ये भी मोस्टली नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में ही चेक करते हैं, कोडिंग सीक्वेंसेस में चेक नहीं करते हैं, क्योंकि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में ही रेपिटेटिव डीएनए ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब रेपिटेटिव डीएनए से ही लेने वाला टर्म एक है सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। जैसे हम लोगों ने जो बात किया था, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि रेपिटेटिव डीएनए हमारे डीएनए में बहुत ज़्यादा पार्ट बनाता है, बल्क बनाता है पार्ट, ठीक है। मगर हम लोग उस रेपिटेटिव डीएनए की बात करने वाले हैं जो कि सैटेलाइट डीएनए है, ठीक है। वो सैटेलाइट डीएनए जो कि यूनिकनेस को प्रूव करेगा, बाकी के रेपिटेटिव डीएनए की हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक। सो जो हम लोग यहाँ पे डीएनए पढ़ते हैं वो होता है सैटेलाइट डीएनए। अच्छा, सैटेलाइट डीएनए और जो नॉर्मल डीएनए है दोनों में हम लोग डिफरेंस कैसे पता करते हैं? तो वही मैंने बोला था, डेंसिटी डिपेंडेंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से पता करते हैं। तो डेंसिटी डिपेंडेंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में जो हमारे पास सैंपल्स होते हैं, एक ही सैंपल लेता हूँ, तो डेंसिटी डिपेंडेंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग बैंड्स मिलते हैं, ठीक है। तो जो थिकर बैंड होता है ये बल्क डीएनए का होता है। थिकर बैंड किसका होता है? बल्क डीएनए का। एंड जो थिनर बैंड्स बनते हैं ये होते हैं सैटेलाइट डीएनए के, ठीक है। क्योंकि सैटेलाइट डीएनए पूरे डीएनए में प्रेजेंट नहीं है, ओनली 0.01% है, ठीक है, सॉरी 0.1% है, ठीक। सो ये जो थिकर बैंड बनता है सीजियम क्लोराइड के मीडियम में, इसको देखते हैं तो ये होता है बल्क डीएनए का। एंड ये जो थिनर बैंड बनता है ये बनता है सैटेलाइट डीएनए का। सैट डीएनए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सैट डीएनए, ठीक। तो सैटेलाइट डीएनए जो होता है ये एक पर्टिकुलरली नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है जिसमें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है जिसमें म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हुए हैं जनरेशंस टू जनरेशंस, उसको मैं बोल रहा हूँ क्या, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी है उसमें कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं, जैसे कॉपी नंबर है, बेस कंपोजिशन है, एंड उसमें जो पर्टिकुलरली सेगमेंट जो साइज ऑफ डीएनए है उसको रखा गया है, ताकि हम लोग सैटेलाइट डीएनए में भी जो है उसमें कुछ अलग टाइप्स बनते हैं उसको कंपेयर करते हैं, ठीक।
तो सैटेलाइट डीएनए के बारे में मैं कुछ बेसिक सी बातें लिख देता हूँ। इट इज़ नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है ये, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है, ठीक। एंड इसमें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। एंड इसी का यूज़ करते हैं, यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इट इज़ यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। एंड सैटेलाइट डीएनए में अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट डीएनए, ठीक। तो सैटेलाइट डीएनए के बेसिकली दो टाइप्स बनते हैं। एक होता है मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट। एक मैक्रो सैटेलाइट भी होता है जो कि हमारे काम का नहीं है, ठीक है, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ नहीं होता है। हालांकि मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट में भी, दोनों में से मिनी सैटेलाइट का यूज़ ज़्यादा होता है, ठीक। तो मिनी सैटेलाइट जिसको हम लोग VNTR बोलते हैं, एंड माइक्रो सैटेलाइट जिसको हम लोग STR बोलते हैं, ठीक। VNTR का मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, STR SSR भी इसको बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। एंड STR हो गया शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, ठीक है। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स एंड शॉर्ट टैंडम रिपीट्स दो टाइप के हैं सैटेलाइट डीएनए। उसमें से सबसे ज़्यादा VNTR का यूज़ किया जाता है, ठीक। पहले मैं साइज़, फ्रैगमेंट साइज़, मतलब मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो रेपिटेटिव डीएनए बताया, ये रेपिटेटिव डीएनए ही है सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये हमारे पास एक डीएनए का सीक्वेंस है, ये एक डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक। इसमें ये जो पर्टिकुलर रिपीटेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे है AGCTCAT 1 2 3 4 5 6 7 A8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। मतलब मिनी सैटेलाइट में क्या है कि ये जो पर्टिकुलर फ्रैगमेंट जिसका रेपिटेशन हो रहा है उसका साइज ज़्यादा होगा। एंड ये जो माइक्रो सैटेलाइट है जिसको हम लोग शॉर्ट टैंडम रिपीट भी बोल रहे हैं, इसमें ये जो रेपिटेशन होगा फ्रैगमेंट का वो छोटा होगा, 2 बेस पेयर से स्टार्ट हो सकता है, मैंने 4 ले लिया है, AGCT। अब ये AGCT बहुत बार रिपीट होगा, मतलब ये रिपीटेटिव डीएनए है ना, मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसका बनाया नहीं है, ठीक है। ये मतलब बहुत बार ये भी रिपीट हो रहा है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स एंड शॉर्ट टैंडम रिपीट्स भी बहुत बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि शॉर्ट टैंडम रिपीट्स स्मॉल फ्रैगमेंट्स है, इनका जो इवैल्यूएशन है बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए माइक्रो सैटेलाइट का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मिनी सैटेलाइट का ज़्यादातर यूज़ होता है। इसमें डिफरेंसेस क्या क्या है मैं और बता दे रहा हूँ आपको। इसका सबसे पहले जो फ्रैगमेंट का साइज़ होता है, फ्रैगमेंट साइज़ ये बड़ा होता है, 10 to 60 बेस पेयर्स होता है, ठीक है। एंड इसका जो फ्रैगमेंट साइज़ है ये बहुत छोटा है, 2 to 6 बेस पेयर है, 2 to 6 बेस पेयर है, ठीक। इसमें ज़्यादातर GC रीच होता है सीक्वेंस, एंड इसमें ज़्यादातर AT रीच सीक्वेंस होता है, ठीक। इसका ऑलमोस्ट जो साइज़ आप देखते हैं ये काफ़ी ज़्यादा होता है, 0.1 to 20 किलो बेस पेयर होता है, ठीक है। KB लिखा है केवल NCERT में, ठीक है। मतलब 20,000 तक पूरा साइज़, एंटायर साइज़ एक डीएनए में हो सकता है, ठीक है। इसका बहुत कम होता है, ठीक। इसका ऑलमोस्ट 5 to 200 बेस पेयर का कॉपी नंबर होता है, ठीक। मतलब इसको 5 200 से 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 1500 ऑलमोस्ट बेस पेयर का जो है टोटल साइज़ इसका आता है। और इसका देखिए 20 किलो बेस पेयर का साइज़, इसका 1500 बेस पेयर है, तो इसका फ्रैगमेंट साइज, इसका मतलब एंटायर साइज़ बहुत ज़्यादा है, इसका एंटायर साइज़ बहुत ही कम है, ठीक है।
तो शॉर्ट टैंडम रिपीट्स का यूज़ नहीं होता है, किसका यूज़ होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स का यूज़ होता है। टैंडम रिपीट्स क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये रिपीट्स एक के बाद एक आते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, टैंडम रिपीट्स बोलते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स जो होते हैं डीएनए में, उसका यूज़ करके अगर नंबर कितने बार एक ह्यूमन में रिपीट हो रहा है डीएनए में, कितने बार दूसरे ह्यूमन में रिपीट हो रहा है, अगर वो रिपीट्स मैच हो जाते हैं तो डीएनए मैच हो जाता है, अगर वो रिपीट्स मैच नहीं होते हैं दैट मीन्स मैच नहीं होगा डीएनए। ठीक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब हम लोग बेसिकली आते हैं स्टेप्स के ऊपर, स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक, जो लास्ट में वेरिएबल नंबर वाला है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, वापस से रिपीट कैसे चेक करते हैं। ठीक, स्टेप्स की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप आ जाता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जो भी हमें डीएनए मिला है, वो डीएनए तो मिलेगा नहीं हमें डायरेक्टली, हमें सेल मिलता है कोई। ठीक है, तो सेल से हम लोग डीएनए को आइसोलेट करते हैं। सेल से डीएनए को निकालने के लिए सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना होता है, फास्फोलाइपेज से कर लेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप को डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीएज लाइपेज वगैरह का यूज़ करके उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, फाइनली हमारा डीएनए बाहर आ जाएगा। तो ये होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सेकेंड स्टेप हो जाता है डाइजेशन ऑफ डीएनए। डाइजेशन ऑफ डीएनए, हालांकि बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें आइसोलेशन करने के बाद डायरेक्टली डाइजेशन नहीं करके उसका एम्प्लीफिकेशन भी किया जाता है। तो कि कहीं कहीं पे सेकेंड स्टेप में एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए भी मिलेगा आपको। एम्प्लीफिकेशन वो प्रोसेस होता है क्योंकि डीएनए हमारे पास सेल एक सिंगल है, उसमें एक सिंगल डीएनए है, तो डीएनए का मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं। उसके लिए पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक का यूज़ करके उसके मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं, ताकि हम लोग मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकें, हमारा डीएनए लूज़ ना हो। ठीक, सेकेंड स्टेप आता है डाइजेशन ऑफ डीएनए। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंजाइम, दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के स्पेसिफिक साइट्स पे कट करता है एंड मैनी फ्रैगमेंट्स बना देता है। मतलब हमारे पास एक डीएनए था, इस तरीके का स्ट्रक्चर था डीएनए का, एंड इससे हमारे पास बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मिल जाते हैं। अब ये फ्रैगमेंट सिंगल स्ट्रैंड का नहीं होता है, सब डबल स्ट्रैंड के फ्रैगमेंट्स होते हैं। सब ये फ्रैगमेंट्स कैसे हैं, डबल स्ट्रैंड के हैं। ठीक, ये हो गया सेकेंड स्टेप। अब ये फ्रैगमेंट्स, इन फ्रैगमेंट्स को हम लोग एक पर्टिकुलर वे में, सीक्वेंस पर्टिकुलर वे में हम लोग इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अरेंज करने के लिए थर्ड स्टेप यूज़ करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारे पास डीएनए होता है उसको उसके साइज वाइज उसका क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, उसका अरेंजमेंट करते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेक्निक आप लोग जो है बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे कि एगरोस जेल वगैरह का यूज़ करके डीएनए के पोलैरिटी के हिसाब से साइज़ वाइज उसका सेपरेशन हो जाता है। स्मॉल साइज़ के जो फ्रैगमेंट्स हैं वो आगे मूव कर जाते हैं, लार्ज साइज़ के फ्रैगमेंट उसके पीछे रह जाते हैं, एंड जो हमारा जेल होता है उसमें डीएनए जो है अरेंज हो जाता है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। इसको हम लोग बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो लेट्स से हमारे पास इस तरीके का कोई अरेंजमेंट बन जाता है। यस, ऐसा हमारे पास कोई जेल है, एंड वेल्स में हम लोग सैंपल रखते हैं, वो फिर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे लेट से अपने साइज़ वाइज अरेंज हो जाता है। ठीक, इस तरीके से अरेंज हो गया। ठीक, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव की तरफ वो मूव करता हुआ चला जाता है। ठीक, ये हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोर्थ स्टेप आता है जिसमें जो हमारे पास जेल के ऊपर डीएनए फ्रैगमेंट है, उन फ्रैगमेंट्स को एक पेपर के ऊपर लेके आना, बिकॉज जेल इज़ वेरी डेलिकेट मटेरियल है ना, बहुत डेलिकेट मटेरियल है। अगर उसके साथ हम लोग अदर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे तो टूट जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो डीएनए है उसको जेल से एक पेपर पे ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, उस ट्रांसफ़र के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसका नाम है सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। एक साइंटिस्ट सदर्न के नाम पे इसका पढ़ा है, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में क्या करते हैं, जो हमारे पास जेल के ऊपर डीएनए है उसको नाइट्रोसेलुलोज
मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज पेपर मेम्ब्रेन कुछ भी बोल सकते हैं, उसके ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, एक पॉट लेते हैं, पॉट में बफर भरते हैं, उसमें नाइट्रोसेलुलोज पेपर के बीच में डीएनए को रख देते हैं। फिर ऊपर से जब वेट डालते हैं तो बफर ऊपर भागता है, बफर पेपर से होकर के जाता है तो बफर ऊपर चला जाता है, और जो उसके अंदर डीएनए होता है वो पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल टू द पेपर इज़ नोन एज सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। ये हम लोग क्यों करते हैं, बिकॉज डीएनए कैन बी ब्रोकन डाउन इफ आई फर्दर परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स विद द जेल। ठीक, तो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक हो गया। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स के बाद फिफ्थ स्टेप जो आता है, इसमें जो डबल स्ट्रैंड्स है, ये सब डबल स्ट्रैंड के फ्रेगमेंट है। जो डबल स्ट्रैंड के फ्रेगमेंट्स है इसको सिंगल स्ट्रैंड के फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करना। एंड फॉर दिस स्टेप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर सकते हैं, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास पेपर के ऊपर केवल सिंगल स्ट्रैंड डीएनए फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट है इस तरीके से, एक ही साइज बनाता हूँ एक ही तरफ। ये सब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए फ्रैगमेंट्स हो गए हमारे पास। ठीक, अब इसके बाद यहीं पे हमारे पास एक टर्म आता है प्रोब का, रेडियो एक्टिव प्रोब, रेडियो एक्टिव VNTR डीएनए प्रोब। प्रोब्स आरएनए में भी होते हैं मगर डीएनए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं क्योंकि डीएनए के साथ हम लोगों को कॉन्जुगेशन करवाना है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव VNTR डीएनए प्रोब क्या होता है, बेसिकली जो हमारे पास लेट से हमारे पास एक सीक्वेंस था जी लिखता हूँ, ये सीक्वेंस हमारे पास था। ठीक है, ये डीएनए में हमारे पास सीक्वेंस है, ये हमारे पास क्या है, VNTR है, जिसका मल्टीपल टाइम रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम रिपीटेशन हुआ है, इसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस डीएनए फ्रेगमेंट हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, जैसे ए के सामने क्या आ जाएगा, TCG है ना, सॉरी, ये रहेगा 3 प्राइम, ये रहेगा 5 प्राइम। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस जो बनाते हैं, इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है, रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स है उनका यूज़ किया जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव VNTR डीएनए प्रोब्स। ठीक है, तो जो हमारे पास पेपर के ऊपर मटेरियल आया है उसमें बहुत सारे प्रोब्स को एक साथ डाल देंगे। ठीक है, एंड जहाँ जहाँ पे भी हमारा VNTR होगा वहाँ पे प्रोब हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है 6th स्टेप। ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन विद रेडियो एक्टिव VNTR डीएनए प्रोब। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे भी VNTR होगा वहाँ पे रेडियो एक्टिव VNTR डीएनए प्रोब क्या कर लेगा, हाइब्रिडाइजेशन बना लेगा, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री है वो। तो हमें पता चल जाएगा कि वो रिपीटेशन कितने बार हो रहा है। लेट्स से यहाँ पे कितने बार हाइब्रिडाइज हुआ, 3 बार, तो 3 बार यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 4 टाइम्स ये हाइब्रिडाइज हुआ, मतलब 4 टाइम्स ये रिपीट हुआ है, ऐसे हम लोग पता करते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद 7th स्टेप आता है जिसको बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी में हम लोग एक्सरेज का यूज़ करके जो जितने बार रिपीट होता है उसका पता कर लेते हैं। दिस इज़ नोन एज ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, अब एक बार मैं आपको मैच करने वाला प्रोसेस जो है वो बता दे रहा हूँ, लास्ट प्रोसेस है वो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये जो है हमें मिला है क्राइम सीन से सैंपल, और ये यहाँ पे 2 सस्पेक्ट्स का सैंपल मैं बना दे रहा हूँ। ठीक, एंड यहाँ पे बहुत सारे क्रोमोसोम्स बना दे रहा हूँ।
ठीक है, ये है क्राइम सीन सैंपल, क्राइम सीन सैंपल है ये, एंड ये है सस्पेक्ट ए, सस्पेक्ट ए, ये है सस्पेक्ट बी, सस्पेक्ट बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर मैं लिख रहा हूँ, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 3, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 4, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 5। अब ये सब होमोलोगस क्रोमोसोम उनके साथ होमोलोगस पेयर बनाएंगे ना, 3, 4, 5। ठीक, तो यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है VNTR का 1, 2, 3 टाइम्स, यहाँ पे 1, 2 टाइम, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 1, 2 टाइम, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 टाइम। ठीक, सस्पेक्ट ए में 1, 2 टाइम, 1 टाइम, 1, 2, 3, 4 टाइम, 1, 2, 3 टाइम, 1, 2, 3 टाइम, 1 टाइम। यहाँ पे हुआ 1, 2, 3 टाइम, 1, 2 टाइम, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम, 1 टाइम, 1, 2 टाइम, 1, 2, 3, 4 टाइम। तो आप एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि ये रिपीटेशंस किसका हुआ है, VNTR का। क्रोमोसोम नंबर 3 पे क्राइम सीन पे जो सैंपल मिला है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे इस VNTR का 3 टाइम्स रिपीटेशन है, दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे 2 टाइम रिपीटेशन है। ठीक है, एंड ये किसके साथ मैच कर रहा है, सस्पेक्ट बी के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, 4th वाले पे सस्पेक्ट बी के साथ मैच कर रहा है, 5th वाले पे सस्पेक्ट बी के साथ मैच कर रहा है। तो ईजिली यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि जो इस पर्टिकुलर क्राइम में इन्वॉल्व था वो कौन सा सस्पेक्ट था, सस्पेक्ट नंबर बी था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पैटर्नल कोरिलेशन भी समझा जा सकता है, एंड इसके साथ ही जो क्रिमिनल्स होते हैं उसके बारे में भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर एंड लिसनिंग दो सो मच केयरफुली। थैंक यू सो मच गाइस।